बॉर्न हाइबर साइकिल ऑफ आयनिक कंपाउंड, मतलब फॉर्मेशन कैसे होता है आयनिक कंपाउंड का, उसका एनर्जी का जो मतलब इन्वॉल्वमेंट है, दैट्स व्हाट वी डिस्कस यूजिंग बॉर्न हाइबर साइकिल। ठीक है, तो कैसे डिस्कस करते हैं ये भी समझते हैं हम लोग कि कैसे डिस्कस करते हैं। क्या लगता है आपको कैसे डिस्कस करते होंगे बॉर्न हाइबर साइकिल? एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट है तो सर हम सारे जितने भी टाइप ऑफ एनर्जी इन्वॉल्व होगी उसको सोचते होंगे, उसके बारे में देखते होंगे और फिर उसको स्टडी करते होंगे कि सर कौन कौन से एनर्जी इन्वॉल्व है, उसको हम लोग देखते हैं। चलो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, वेरी सिंपल एग्जाम्पल ऑफ NaCl। ठीक है, कि NaCl कैसे कैसे फॉर्म होता होगा। एकदम नॉर्मली हम लोग एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट समझते हैं कि क्या क्या होता होगा। तो हमारे पास सोडियम मेटल होगा सॉलिड स्टेट में। ठीक है, अब सोडियम मेटल से हमें कहां जाना है? सोडियम आयन तक जाना है गैसीय स्टेट में, प्लस एक इलेक्ट्रॉन भी चाहिए हमें। तो पहले हम क्या करेंगे, सोडियम को सोडियम गैस में कन्वर्ट करेंगे। बोलोगे सर ये क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं बिकॉज इफ वी वांट टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन from an atom and we want to calculate that energy exactly, that energy is basically ionization energy, which is defined only in isolated gaseous atom, because if there are so many atoms involved, if there are so many atoms together and then we are trying to remove an electron, then we are not sure that whether that electron energy which we are providing is directly going to remove the electron or in some other dissipation like involvement in collision or some other aspects. So we don't know, so that's why we keep one atom at a time, so that we will be sure that whenever we give energy to the system, it will go to remove that electron which is there in the system, not in the collision or any other dissipation. तो सबसे पहले हम इसको गैसेस स्टेट में कन्वर्ट करेंगे। तो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन। वेरी गुड गिरीशा, सब्लिमेशन बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे हो जाएगा जो एनर्जी इन्वॉल्व होगी उसको हम बोलते हैं डेल एच SUB। डेल एच रिप्रेजेंट्स इंथैल्पी एंड SUB रिप्रेजेंट्स सब्लिमेशन। शॉर्ट में लिखा है, सब्लिमेशन पूरा लिख नहीं सकते, इतनी जगह नहीं है। ठीक है, तो ये है इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन जो हमें लगेगी सोडियम सॉलिड को सोडियम गैस में कन्वर्ट करने के लिए। क्यों सर, ये क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि बॉर्न हाइबर साइकिल इज बेसिकली डिस्कशन ऑफ एनर्जी और इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल द एनर्जीज विच आर रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू फॉर्म द बॉन्ड। ठीक है, अब उसके बाद सोडियम गैस से सोडियम प्लस गैस में जाने में क्या चाहिए हमें, बताइए? आयोनाइजेशन एनर्जी। वेरी गुड, तो हमें सर सोडियम प्लस गैस मिल गया। अब हम बात करते हैं सर क्लोरीन की। तो क्लोरीन बाय डिफॉल्ट Cl2 के फॉर्म में होगा और क्लोरीन से हमें चाहिए एक Cl माइनस आयन, है ना। तो क्लोरीन क्लोरीन को पहले हम क्लोरीन गैस में कन्वर्ट करेंगे एटम में, और फिर उस एटम को क्लोरीन माइनस गैस में कन्वर्ट करेंगे ताकि वो फाइनली Cl माइनस बना सके। तो इस प्रोसेस में क्या लगेगा? तो सबसे पहले सर हमें ध्यान देना है कि हमें अगर एक एटम ऑफ क्लोरीन चाहिए तो वी नीड टू बैलेंस दिस इक्वेशन। सो दिस विल बी हाफ Cl2। Cl2 भी सर वैसे भी गैसीय स्टेट में ही होता है क्लोरीन, तो आप कुछ ऐसे ही लिख सकते हो इसको Cl2 गैस। लेकिन सर हमें Cl2 एटम गैस को एटॉमिक क्लोरीन में कन्वर्ट करना है। क्या करना है? एटॉमिक क्लोरीन में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे? तो सर हमें क्या करना पड़ेगा कि क्लोरीन और क्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड है, ये क्लोरीन क्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड है उसको ब्रेक कर देते हैं अगर हम लोग यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा? क्लोरीन एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? यस। तो यहाँ पे यस क्या एनर्जी, कौन सी एनर्जी देनी पड़ेगी हमें यहाँ पे? बॉन्ड एनर्जी। बिल्कुल सही, बॉन्ड एनर्जी। क्यों सर? क्योंकि बॉन्ड एनर्जी इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, सॉरी एनर्जी रिक्वायर्ड टू break the bond between two atoms, or energy required or released during formation of bond। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड के टाइम में जो रिलीज होगा ब्रेक करने के लिए उतनी रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, सो विल रिक्वायर्ड बॉन्ड एनर्जी, बट बॉन्ड एनर्जी इज एन
accurate calculation or exact calculation based on the number of molecules and number of atoms. So if we have only half moles of molecule, the requirement of bond energy will also be half, because bond energy by definition is energy required to remove an electron, energy required to break bond between two atoms, and if its unit is per mole, अगर ये पर मोल का यूनिट है इसका, ठीक है, जूल पर मोल, तो हमें 1 मोल की एनर्जी यहां पे दी हुई होगी और हम ब्रेक कर रहे हैं हाफ मोल का बॉन्ड, तो इसलिए हाफ बी लिखा मैंने, हाफ बॉन्ड एनर्जी, बिकॉज इट इज फॉर बॉन्ड एनर्जी गिवन इज फॉर 1 मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, अब यहां से आगे क्या लगेगा बताइए, या क्या रिलीज होगा, जो भी होगा आप बताइए, आपको क्या लगता है, क्या कौन सी एनर्जी इन्वॉल्व होगी? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बिल्कुल बिल्कुल सही, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, डेल एच ई जी। ठीक है, तो ये एनर्जी इन्वॉल्व होगी, तो यहां से वो हो गया। क्यों सर? क्योंकि इसमें हमें ऐड करना है एक इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन जब हम ऐड करते हैं तो जो एनर्जी इन्वॉल्व होती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इससे क्या बन गया, Cl माइनस गैस बन गई अपने पास, और Na प्लस गैसीय स्टेट में मिल गया अपने को। तो क्या आयनिक कंपाउंड बन गया? बोलोगे बिल्कुल नहीं सर, आयनिक कंपाउंड ऐसे थोड़ी बनता है कि Na प्लस गैस और Cl माइनस गैस अपना अलग अलग रहे। अब इन दोनों के बीच में होगा अट्रैक्शन। क्या होगा? इन दोनों के बीच में होगा अट्रैक्शन। तो जब ये दोनों क्लोज आएंगे तो NaCl जो होता है वो तो सॉलिड होता है, पढ़ा होगा आपने, होता है क्या? यस सर। अगर NaCl सॉलिड होता है तो क्या हम इस बात को बोल सकते हैं कि सर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इफ एनर्जी इज बीइंग रिलीज्ड, बिकॉज ऑब्वियसली गैसियस एटम की एनर्जी ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा, तो पहली बात तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जब अट्रैक्ट करेंगे तो एक दूसरे को तो एनर्जी रिलीज होगी, और ये जो एनर्जी यहां से यहां रिलीज होगी, बिकॉज दोनों की एक ही अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी दोनों के साथ। ठीक है, जब ये दोनों पास आएंगे, ये यहाँ पे जो एरो दिखा रहा है, ये एरो एनर्जी को नहीं दिखा रहा है, ये इनके प्रोग्रेस को दिखा रहा है। तो यहां जब दोनों कंबाइन करेंगे एक साथ, तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी। क्या बोलते हैं? लैटिस एनर्जी। सबको डिफाइन करवाऊंगा मैं, टेंशन मत लो, जो भी नई टर्म मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है सबको डिफाइन करवाऊंगा मैं। आई थिंक एक ही टर्म है नया यहाँ पे, लैटिस एनर्जी। इसके पहले जितने भी टर्म्स है वो तो हमने कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्मेट में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। सो लैटिस एनर्जी को हम लोग समझेंगे ध्यान से, लेकिन एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं कि क्या क्या हो रहा है। आयनिक कंपाउंड को फॉर्म करने के लिए क्या क्या चाहिए हमें? सबसे पहले जो मेटल है उसको सॉलिड से गैसियस स्टेट में ले जाएंगे, गैसियस स्टेट में फिर उसका इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो मेटल का आयन बन जाएगा। फिर वो जो इलेक्ट्रॉन है उसको हमें ऐड करना है नॉन मेटल में, तो नॉन मेटल है उसका पहले हम बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो उसका मेटेलिक एटम, नॉन मेटेलिक एटम बनेगा, एटम में फिर हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो उसका आयन बन जाएगा। फिर कटायन फ्रॉम मेटल एंड अनायन फ्रॉम नॉन मेटल विल कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म दिस सॉलिड ionic compound, and the energy involved is also mentioned over there, that if in order to convert sodium solid into sodium gas will require sublimation energy, in order to convert sodium gas into sodium plus gas will require ionization energy, in order to break chlorine molecule into chlorine atoms we will require bond energy, in order to add an electron we might require some time, and it sometime gets released depending on the kind of ion we are using. तो ये जो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, बाकी तीनों पॉजिटिव होंगे। ये जो देख लो आप, मैं इसको थोड़ा सा आपको हिंट दे दूं यहाँ पे कि जैसे ये एनर्जी है तो ये है रिक्वायर्ड, आयनाइजेशन एनर्जी भी हमेशा रिक्वायर्ड, बॉन्ड एनर्जी भी रिक्वायर्ड, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रिक्वायर्ड या रिलीज्ड। तो आप मुझे बताइए कि आयनिक कंपाउंड कब फॉर्म होगा, जब ओवरऑल एनर्जी रिलीज होगी तब, या जब ओवरऑल एनर्जी नहीं रिलीज होगी तब? जब ओवरऑल एनर्जी लगेगी तब आयनिक कंपाउंड फॉर्म होगा, या जब ओवरऑल एनर्जी रिलीज होगी तब आयनिक कंपाउंड फॉर्म होगा? सर रिलीज होगी तभी ऑब्वियसली। अब इट्स जस्ट लाइक अ बिजनेस फॉर द मॉलिक्यूल्स और एटम्स इन्वॉल्वड इन दिस प्रोसेस, because they are putting in some energy initially in order to get more stability,
or more energy will be released after that process. So the bottom line is, अगर किसी बॉर्न हाइबर साइकिल यही कहता है कि कोई भी कंपाउंड का जो भी प्रोसेस आप देख रहे हैं, अगर उस प्रोसेस के ड्यूरेशन में बॉर्न हाइबर साइकिल के एंड में अगर नेट एनर्जी रिलीज होती है, so that compound will be formed as an ionic compound. And if that's not the case, then either that compound will not exist or it will exist in a covalent form, not in an ionic form. ठीक है? तो बॉर्न हाइबर साइकिल क्यों इंपॉर्टेंट है सर? इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बॉर्न हाइबर साइकिल टोटल एनर्जी इन्वॉल्वमेंट की बात करता है एक आयनिक कंपाउंड के फॉर्म होने पे। अब आयनिक कंपाउंड के फॉर्म होने में अगर नेट एनर्जी रिलीज होती है तो वो कंपाउंड आयनिक फॉर्म में रहेगा, अगर नहीं होती है तो देयर माइट बी टू पॉसिबिलिटीज, ईदर दैट आयनिक कंपाउंड डज नॉट एग्जिस्ट और दैट कंपाउंड एग्जिस्ट बट नॉट इन एन आयनिक फॉर्म बट इन अ कोवलेंट फॉर्म। क्लियर है? बोलो। सो लिखो आप, इसको लिख लो आप कि इफ net energy from Born-Haber cycle for formation of any ionic compound is negative. नेगेटिव का मतलब होता है केमिस्ट्री में रिलीज हुई है एनर्जी, पॉजिटिव का मतलब है रिक्वायर्ड है, दैट वी हैव डिस्कस्ड वे बैक। सो लिखें आप कि इफ नेट एनर्जी इज रिलीज्ड, इफ नेट एनर्जी मतलब सबको ऐड करने के बाद इज रिलीज्ड, मतलब नेगेटिव, देन कंपाउंड विल एग्जिस्ट इन आयनिक फॉर्म। ठीक है? अगर नेट एनर्जी रिलीज होती है तो कंपाउंड आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, और अगर नेट एनर्जी रिक्वायर्ड है आप इसको लिख लें एक बार, इफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड बॉर्न-हाइबर साइकिल के बाद, देन कंपाउंड विल नॉट एग्जिस्ट इन आयनिक फॉर्म। ये आप नोट कर लें अच्छे से और इसको याद भी रखेंगे कि इस चीज के बेसिस पे बहुत सारे कंपाउंड्स का आयनिक होना और कोवलेंट होना डिसाइड भी हो जाता है एनर्जी इन्वॉल्वमेंट के बेसिस पे। सो इन ऑर्डर टू हैव दैट सिनेरियो, in order to have that scenario, what we'll be doing is, पूरे प्रोसेस को समझते हैं कि एक सिनेरियो है जहां पे हमें आयनिक कंपाउंड फॉर्म करना है, तो क्या क्या मोस्ट फेवरेबल चीजें आप देखें। जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो कम होना चाहिए, मतलब ये कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो कम होनी चाहिए, सब्लिमेशन एनर्जी कम होनी चाहिए, बॉन्ड एनर्जी कम होनी चाहिए, और अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लग रही है तो कम होनी चाहिए, रिलीज हो रही है तो ज्यादा रिलीज होनी चाहिए। समझ रहे हैं बात को? तब एक आयनिक कंपाउंड बनने की फेवरेबिलिटी जो होगी वो बढ़ेगी। बात समझ रहे हैं कि नहीं आप? बोलिए। सो नेट एनर्जी का जो इन्वॉल्वमेंट है, मैं यहां पे लिख देता हूं NaCl के लिए, ये हटा दूं मैं, मतलब नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊं। चलिए देखिए, NaCl की इन्वॉल्वमेंट में नेट जो एनर्जी है वो देखते हैं हम लोग। तो नेट एनर्जी हम लोग लिखेंगे, पहला डेल एच सब्लिमेशन प्लस आयनाइजेशन एनर्जी प्लस हाफ इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ Cl2। यहां पे आप लिखेंगे आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम ऑब्वियसली, सब्लिमेशन एनर्जी फॉर सोडियम ऑब्वियसली, और फिर आप लिखेंगे प्लस डेल एच Eg प्लस लैटिस एनर्जी। तो आपको नहीं लगता कि यही वाला जो फैक्टर होगा ज्यादातर यही काम कर देता है सब कुछ, क्योंकि यही फैक्टर जो होगा वो नेट
डिसाइड कर देगा, क्योंकि बाकी सब रिक्वायर्ड है तो अकेला इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मिलके तो सबको नहीं कंपनसेट करता होगा। क्योंकि अगर कोई आयनिक कंपाउंड एग्जिस्ट करता है तो उसकी नेट जो एनर्जी होगी, ऐसे जीरो एग्जाम में ऐसा तो नहीं है कि थोड़ा सा नेगेटिव हो गया बस, ऐसा तो नहीं होता होगा कि नहीं यार चलो नेट नेगेटिव चाहिए तो चलो -1 तक पहुंचा देते हैं बस उसके बाद बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है। Every compound has different negative or net energy involvement. Every compound, every ionic compound has different energy set. तो ऐसा नहीं कि सबका सेम ही हो जाए कि बस जीरो से जीरो के नीचे पहुंचा दो कैसे भी करके, ऐसा नहीं होता है। सो एक पहली चीज, इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले इन जितनी भी रिक्वायर्ड एनर्जी है ना वो कंपनसेट यहां से होती है, क्योंकि लैटिस एनर्जी होती है रिलीज्ड। तो अगर ये रिलीज्ड एनर्जी है और बाकी सब रिक्वायर्ड है, देखो ये भी रिक्वायर्ड है, ये भी रिक्वायर्ड है, ये भी रिक्वायर्ड है, ये मे भी रिक्वायर्ड हो कभी कभी और कभी कभी रिलीज भी हो सकता है, राइट। तो आप इस बात को समझें कि इस पे भरोसा नहीं कर सकते, ये थोड़ी मिलके तीनों को एडजस्ट करेगा, तीनों को कंपनसेट करेगा, पॉसिबल ही नहीं है, इतनी तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैसी नहीं होती है। तो मतलब यहाँ पे ये है सर कि लैटिस एनर्जी ही है जो सारी चीजों को बैलेंस कर रही है यहाँ पे, कि जितनी भी रिक्वायरमेंट है लास्ट में लैटिस एनर्जी के फॉर्म में रिलीज हो जाएगी, तो मोस्टली जितनी रिक्वायर्ड यहां से लग रही है उससे ज्यादा एनर्जी रिलीज हो जाएगी, तो कंपाउंड जो होगा वो आयनिक बन जाएगा। हाँ या ना बोलो यार, नहीं समझ में आ रहा तो मना करो ताकि मैं ढंग से समझाऊं। और यस सर। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। ऑलराइट, तो क्लियर है अगर तो आप मुझे बताइए कि लैटिस एनर्जी जो है वो क्या है? सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है आयंस के बीच में या कुछ और भी है उसमें? आप लोग लिखें यहाँ पे लैटिस एनर्जी का डेफिनेशन। ठीक है, देखो आप, एनर्जी रिलीज्ड, एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ आयनिक लैटिस, formation of ionic lattice from constituent ions, ठीक है। जो भी इसके कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस, कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस का मतलब है कि जैसे NaCl के केस में Na+ और Cl- है, MgCl2 के केस में Mg+ और Cl- है, मतलब Mg2+। सो दोज आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस जो इन्वॉल्व है उस कंपाउंड को फॉर्म करने में। तो एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ आयनिक लैटिस। आयनिक लैटिस क्या होता है? मैंने पिछली क्लास में जब पहली क्लास बताई थी आयनिक बॉन्डिंग की तो बताई थी कि अरेंजमेंट्स ऑफ कैटायंस एंड एनायन इन 3 डायमेंशनल शेप इज कॉल्ड आयनिक लैटिस। सो आयनिक लैटिस बनाने के प्रोसेस में, आयनिक लैटिस फॉर्म करने के ड्यूरेशन में जो भी एनर्जी रिलीज होगी, आयनिक लैटिस कहां से? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से, कंस्टिट्यूएंट आयन से लैटिस बनाने में जो भी एनर्जी रिलीज या रिक्वायर्ड होगी उसको हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी। तो इसको हम दूसरे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं क्या? आप दूसरे तरीके से लिखें इसको कि एनर्जी रिक्वायर्ड, बताइए क्या लिखूं मैं? एनर्जी रिक्वायर्ड, बोलो आगे क्या लिखूं मैं? ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ आयनिक लैटिस। नहीं, टू ब्रेक ionic lattice, break a lattice into constituent ions। जैसे बॉन्ड एनर्जी कैसे डिफाइन करते हैं यार, कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड between two atoms is called bond energy of those atoms, या फिर energy released during formation of an atom from constituent formation of a compound from constituent atoms is called bond energy. So in a similar fashion lattice energy for ionic compounds can be defined, which is energy released when lattice is formed from the constituent particles, or energy required when we want to break those lattices into constituent particles, and both processes take place. You see, when we put an ionic compound in an aqueous solution, they get broken into constituent particles, and that's the reason why they get dissolved.
So initially they were in a lattice form like salt. If you put NaCl in water, it gets dissolved. So that solid is, मतलब वो break हो रहा है वो solid. क्यों break हो रहा है? क्योंकि उसके जो atoms हैं वो अलग अलग हो जा रहे हैं, तो उसको कहीं ना कहीं से तो एनर्जी मिली होगी ये काम करने के लिए, क्योंकि लैटिस की एनर्जी तो बहुत रिक्वायर्ड होती है, अभी देखा हमने। तो वो एनर्जी मिलती है हाइड्रेशन से। हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन टर्म हमने पढ़ा था कुछ दिनों पहले, याद है? कि जब वो एटम्स को कोई हाइड्रेट करता है तो एनर्जी रिलीज होती है, तो ब्रेक करने में लगी और हाइड्रेट करने में रिलीज होगी, तो नेट अभी से फिर से कंपनसेट हो गया। समझ रहे हैं आप बात को? तो ये सारा एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट अगर आप इस चक्कर को समझ पाएंगे तो आपके लिए थोड़ी चीजें आसान हो जाएंगी, सॉलिबिलिटी वॉलिबिलिटी इसे देखोगे तो। क्लियर है? यस सर। तो आप पहले तो होमवर्क लिखिए कि बॉर्न हैबर साइकिल आप लिख के लाएंगे इन गिवन कंपाउंड्स के लिए। सर एक बार दोबारा बता दो प्लीज। क्या? यही सर, लैटिस एनर्जी। देखो लैटिस एनर्जी क्या होती है मैं दोबारा बताता हूँ, पहले लिख लो, ये होमवर्क लिख लो आप। MgCl2, AlCl3, BeCl2, PeCl2, इन कंपाउंड्स का आप बॉर्न हैबर साइकिल इक्वेशन, मतलब ये वाली इक्वेशन लिख के लाएंगे आप कि कैसे कैसे होगी। ठीक है, फिर मैं आपको बताता हूं कि AlCl3 के बारे में, बट लैटिस एनर्जी को एक बार फिर से मैं समझा देता हूं। ये हटा दूं? yes. देखो अपने पास मान लो कि एक छोटा सा पार्ट लिया हमने, किसी सॉल्ट का छोटा सा पार्ट लिया, बहुत छोटा पार्ट लिया, जिसमें कि 100 Na+ है और 100 Cl- है। ठीक है, ये दोनों कंबाइन करेंगे तो एक अरेंजमेंट आएगा इनका, कैसे? Na+, Cl-, Na+, Cl-, Cl-, Na+, Cl-, Na+, Cl-, ये ऐसे कुछ अरेंजमेंट इनका बनेगा, राइट? ये अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स की वजह से ही ये एक लैटिस, इसी को हम बोलते हैं लैटिस। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस इज कॉल्ड लैटिस। ये कोवेलेंट कंपाउंड की तरह नहीं होते हैं कि जैसे H2O है कोवेलेंट कंपाउंड, तो एक H2O अलग रहेगा और दूसरा H2O से बिल्कुल अलग रहेगा। ठीक है, और वो दोनों वीक फोर्सेस से अट्रैक्ट करते हैं, वैसा नहीं होता। आयनिक कंपाउंड में क्या होता है कि सबके बीच में फोर्स लगता है, बिकॉज दैट्स द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ आयंस और चार्जेस, बिकॉज चार्जेस कैन अट्रैक्ट टू चार्जेस एट द सेम टाइम। ऐसा नहीं है कि इधर से अट्रैक्ट करे तो उधर से नहीं कर सकते। इट्स नॉट लाइक कोवेलेंट बॉन्ड कि अगर ऑर्बिटल इधर ओवरलैप हो गया तब उधर नहीं हो सकता। आयनिक फोर्स का यही तो अच्छी बात है कि अगर इधर लग रहा है तो उधर भी लग सकता है। समझ रहे हैं इस बात को कि नहीं? बोलो। कुलम्बिक फोर्स, दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगता है उसकी खास बात यह है कि ये अगर ऐसा नहीं कि इसके साथ फोर्स लग रहा है तो अब इधर कोई चार्ज रख दिया तो उसके साथ नहीं लगेगा, बोले नहीं यार मैं बिजी हूं अभी इधर, ऐसा नहीं होता है, राइट? ये आपको पता है कि नहीं पता है? Yes, sir. कि एक साथ ये कितने भी चार्ज पार्टिकल के साथ इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल रख दो, आप सबके साथ फोर्स बना लेगा और सबके साथ फोर्स इन्वॉल्व होगा इसका, एंड दैट विल ओनली डिपेंड ऑन डिस्टेंस एंड चार्ज, नॉट ऑन दिस चार्ज. Force between these two particles will depend on charge, magnitude of charge on those two particles and distance between those two particles, not on these other particles. ठीक है, तो ये चीज ही की वजह से ही एक आयनिक कंपाउंड जो है वो फॉर्म होता है और लैटिस फॉर्म होता है, क्योंकि हर आयन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। फिर तो इस लैटिस को फॉर्म करने में आप ध्यान दीजिए कि इस लैटिस को बनाने के टाइम पे जब ये अलग अलग थे Na+ और Cl-, इनके बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं था, तो जब ये अट्रैक्ट हुए होंगे, पास आए होंगे, तो एनर्जी तो रिलीज हुई होगी ना भाई। पहले दूर थे, अब पास आ रहे हैं, तो पास आ रहे हैं तो उनका सिस्टम की एनर्जी, नेट एनर्जी कम हो रही है ना, अट्रैक्शन में एनर्जी कम होती है सिस्टम की। तो अगर अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को और अट्रैक्ट करके इतने पास आ जाने की वो एक लैटिस ही बना रहे हैं, और एक दो एटम नहीं है सिर्फ, there are infinite number of atoms, there are plenty of atoms which are coming together to form that particular lattice. So there will be energy released, and that energy released while formation of that particular arrangement of particles is called lattice energy. So let's assume that I want to break this lattice into constituent ions, so I need to provide the same amount of energy which is released during formation of these or combination of these ions into formation of this lattice. Yes or no? Yes, sir. Now, what are the scenarios when these lattice gets broken? So first scenario is when we put these salts or any ionic compound in aqueous solution. तो जब हम एक aqueous solution में डालते हैं तो क्या होता है कि ये लैटिस ब्रेक होगा तभी डिसॉल्व होगा। अगर ये लैटिस ब्रेक ही नहीं होगा तो ये सॉलिड आपने डाला
और ये सॉलिड ऐसा ही रह जाएगा, तो डिसॉल्व ही नहीं होना है। तो डिसॉल्व होने के लिए पार्ट्स में ब्रेक होना जरूरी है इसका। तो ये जो लैटिस होता है पानी में जाके ब्रेक हो जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, देखो यहाँ पे ध्यान से समझें आप लोग। तो ये लैटिस जब पानी में जाके ब्रेक होता है, इसीलिए आयंस और कटायंस आपने पढ़ा होगा कि जब NaCl को हम डालते हैं पानी में तो कटायंस अनायंस में ब्रेक हो जाता है। तो ऐसा नहीं होता कि दो Na, एक Na और एक Cl- आयन एक साथ रहते हैं, डाला पानी में और वो ऐसे ब्रेक हो गए। There are infinite number of Na plus and Cl- like a cluster and they are together all the time. So when you add them into water, they gets broken, but the energy is required to break those ions into constituent particles or the lattice into constituent particles. Energy is required, and that energy is being compensated by the hydration of individual ions from water molecules. तो पहले तो ये ब्रेक हो जाएंगे और ब्रेक होने के बाद जैसे मान लो Na प्लस है तो Na प्लस को बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल घेर लेंगे ऐसे, वैसे Cl माइनस है तो उसको भी बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल घेर लेंगे। और बोलोगे सर दो ही थोड़ी है, जितने Na प्लस Cl माइनस है उतने रेशियो में ही वाटर मॉलिक्यूल घेर लेंगे। बोले नहीं सर हमने तो बहुत ज्यादा NaCl डाले, तो फिर डिसॉल्व नहीं होता है ना। आप डाल दो 1 kg सॉल्ट 100 ग्राम वाटर में तो नहीं होगा डिसॉल्व। सो देयर नीड टू बी sufficient amount of water molecules available to hydrate those ions in order to get dissolved, right? First thing. Second thing, there are salts which cannot be or which might not be soluble in water. What will be the reason behind it? Can you tell me? Anyone? Polar and non-polar. No, there will be salts. See, every salt is a polar salt because every salt has now charge. So cation and anions are always there, so they are polar. There is no doubt कि कोई पोलैरिटी नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि आयनिक कंपाउंड ऑलरेडी चार्ज के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, प्लस माइनस, राइट? तो पोलैरिटी का कोई डाउट नहीं है। माय क्वेश्चन इज there might be some set of salts because every salt is not soluble in water, that you already know. This is a practical thought कि हर salt soluble नहीं हो सकता पानी में, दुनिया में बहुत सारे salt होते हैं। तो क्या रीजन हो सकता है कि हर सॉल्ट, कौन सा रीजन है जो सॉल्ट को सॉल्युबल बनाता होगा और दूसरे को नहीं बनाता होगा? सर वो वाटर में जाके ब्रेक ही नहीं होते होंगे। हाँ, तो इसका मतलब वाटर जो है उसको सफिशिएंट एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता होगा उसके लैटिस को ब्रेक करने जितना, क्योंकि वाटर तो वही है, चेंज तो सॉल्ट हो रहा है ना। तो मतलब वाटर जो है उस सॉल्ट की जितनी लैटिस एनर्जी उतनी एनर्जी वाटर सप्लाई नहीं कर पा रहा है। बोलो हाँ या ना? यस सर। यस सर। तो यहां से देखो एक बहुत अच्छी बात बताता हूं मैं, गिरीशा के डाउट से ही तुम लोगों को एक अच्छा चीज सीखने को मिल गया। हालांकि मैं आगे बताता, लेकिन यहाँ पे मैं बता देता हूं कि सॉलिबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स, सॉलिबिलिटी ऑफ आयनिक सॉल्ट्स, हालांकि सॉल्ट आयनिक ही होते हैं, लिखने की बात नहीं है, बट ठीक है। आयनिक कंपाउंड की बात करें तो मैंने तुम्हें क्लियर करने के लिए लिख दिया, आयनिक कंपाउंड सॉल्ट आयनिक ही होते हैं, ठीक है। सो इफ इवन इफ आई राइट इट और नॉट, दे आर आयनिक बाय डिफॉल्ट। तो आयनिक सॉल्ट की सॉलिबिलिटी जो होगी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन एनर्जी। हाँ या ना बोलो कि सर हाइड्रेशन एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, ध्यान से सोचो इस बात को कि सर हाइड्रेशन एनर्जी जितनी ज्यादा होगी वो एनर्जी जब डिसॉल्व करेंगे वाटर में तो उतनी ज्यादा रिलीज होगी। हाइड्रेशन एनर्जी हमेशा रिलीज ही होती है, ये तो पता है ना। तो अगर वो ज्यादा रिलीज होगी तो लैटिस एनर्जी, लैटिस ब्रेक करने के लिए जो रिक्वायर्ड है उसको कंपनसेट करने के लिए वो सफिशिएंट या मे बी उससे ज्यादा हो जाए, हो सकता है ना? बोलो। एंड ऑल्सो विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। और टाइम मिला तो इसको मैं डिटेल में समझाऊंगा कभी, ये कब होता है और कैसे होता है। इसको हम लोग जब पढ़ेंगे सॉलिबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल आयंस, कैटायंस एंड अनायंस। द थिंग इज, if the salt is not getting hydrated sufficiently, it will not be dissolved. So the salts which are insoluble in water, the reason might be their lattice energy is too high for water to compensate it, or maybe their ions are so big that water cannot hydrate it, and even if it does, the hydration energy is less. Clear है? बहुत लोगों को ये बात नहीं समझ में आई है, इसलिए मैं ऐसी बातें कहीं करना नहीं चाहता बीच बीच में। बताइए ऑनेस्टली बताइए, किसको किसको ये बात नहीं समझ में आई? सर एक बार फिर से रिपीट कर दो। ये रिपीट तो मैं कर दूंगा यार, ये रिपीट करने वाली बात मुझे नहीं अच्छी लगती है। समझ में आया कि नहीं आया, बस इतना चाहिए मुझे। नहीं सर। हाँ। देखो स्टेप वाइज समझो, स्टेप वाइज समझना बहुत जरूरी है चीजों को, और तुम मेरी तरफ फोकस रखो। मैं जो जो स्टेटमेंट बोल रहा हूं उसको दिमाग में एक बार प्रोसेस करो,
कि मैं क्या बोल रहा हूं। आप मुझे बताओ कि एक सॉल्ट है, सॉल्ट है मतलब उसने अपना लैटिस बनाया रखा है, मस्त, वो अपनी जगह पे फिक्स है, अच्छा खासा स्टेबल है वो। उसको मैंने पानी में डाला और वो डिसॉल्व हो गया। तो इसका मतलब सबसे पहले तो डिसॉल्व होने के लिए उसका लैटिस ब्रेक होना जरूरी है, अभी मैंने समझाया था, बोलो हाँ या ना। यस सर। अगर लैटिस ब्रेक होना जरूरी है तो पहले तो लैटिस ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए, क्योंकि लैटिस एनर्जी जो रिलीज हुई है उसको ब्रेक करने में उतनी एनर्जी लगेगी। अब पानी में डालने के बाद आप मुझे बताओ एनर्जी कहां से आ रही है, क्योंकि पानी में ऐसा तो है नहीं कि एनर्जी का सोर्स है कोई पानी, कि बहुत सारी एनर्जी उसके अंदर, जैसे डाला एनर्जी मिल गया लैटिस को ब्रेक करने के लिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे पानी में वो डिसॉल्व होने का मतलब ये है कि जब वो आयंस में ब्रेक होता है, जब वो आयंस में ब्रेक होता है तो उसी टाइम पे वाटर मॉलिक्यूल्स को हाइड्रेट कर लेते हैं। तो क्या होता है कि एक तरफ से उसका अट्रैक्शन टूटता है, किसके साथ, Na+ और Cl- का अट्रैक्शन टूटता है, जिससे उसकी लैटिस एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। मतलब वो एक तरफ से टूटता है और हाथों हाथ वाटर मॉलिक्यूल उसको फिर से अट्रैक्ट कर लेते हैं, तो एक तरफ से अट्रैक्शन के साथ एनर्जी रिलीज भी हो जाती है। So the energy released due to attraction between ion and water molecule is called hydration energy, and the energy required to break those lattices or those ions or separate those ions into constituent particles is called lattice energy. So अगर उसको separate करना difficult होगा मतलब lattice energy ज्यादा होगी, बोलो। यस सर। और अगर उसको लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी तो सेपरेट करना डिफिकल्ट है, अगर सेपरेट करना डिफिकल्ट है तो सोल्यूबल होना डिफिकल्ट नहीं हो गया, क्योंकि सेपरेट होंगे तभी तो डिसॉल्व होंगे, बोलो। यस सर। यस सर। सो लैटिस एनर्जी अगर ज्यादा है तो सेपरेट करना डिफिकल्ट है, और सेपरेट करना अगर डिफिकल्ट है तो उसको हाइड्रेट करना डिफिकल्ट है, और अगर हाइड्रेट करना डिफिकल्ट है तो डिसॉल्व करना डिफिकल्ट है। सो हाइड्रेशन ज्यादा तो डिसोल्यूशन ज्यादा, लैटिस ज्यादा तो डिसोल्यूशन कम। तो सॉलिबिलिटी जो होगी लैटिस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, हाइड्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अभी भी नहीं समझ में आया, वापस पूछ लो इसको। आगे कोई भी है जिसको नहीं समझ में आया तो पूछ लो फिर से। देयर इज नो सेम इन आस्किंग अगेन एंड अगेन, बिकॉज आप यहाँ समझने के लिए आए हैं, आप यहाँ सिर्फ बैठ के सुनने के लिए नहीं आए। अगर आपको चीजें नहीं समझ में आ रही है तो यू शुड बी ऑनेस्ट अबाउट इट एंड यू शुड आस्क टिल यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। एंड समटाइम्स वी डोंट नो कि वेदर वी अंडरस्टैंड इट और नॉट, तो वी शुड ट्राई अप्लाइंग इट जस्ट आफ्टर द क्लास, सो दैट हम उसको रियलाइज कर सके कि हाँ यार कितना समझ में आया, तो नेक्स्ट क्लास में उसको पूछ सके। क्लियर है? तो पहली बात मैंने आपको बताई हाइड्रेशन क्या होता है, दूसरी बात मैंने बताई लैटिस क्या होती है, तीसरी बात मैंने बताई कि सॉलिबिलिटी कैसे हाइड्रेशन और लैटिस पे डिपेंड करती है। ये तीनों बातें बताई। हालांकि इन बातों का डिस्कशन फिर से होगा जब हम सॉलिबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, विच इज factors affecting ionic compounds or formation of ionic compounds. Although we have already understood this via Born-Haber cycle, but let's again bring this up and try to understand. तो factors affecting ionic bonding, तो ionic bonding में सबसे पहले ionization energy मैंने लिखा है यहाँ पे. So how do you think that ionization energy is going to affect ionic bonding? So लिखेंगे आप कि सर ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड आयनाइजेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड, दिस एनर्जी इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। बोलो हाँ, सही बोल रहा हूँ क्या मैं? यस सर, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन के। बिल्कुल, मतलब आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन नहीं, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन जो होगा वो आयनाइजेशन एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, कि टेंडेंसी, हालांकि यही चीज सिर्फ नहीं डिसाइड करती है, बट हाँ, टेंडेंसी टू फॉर्म ionic compound will be, मतलब डायरेक्टली एकदम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, यही चीज है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी वगैरह जो हम लोग बात करते हैं। जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा होगी, मतलब वो दैट इज मोर फेवरेबल टुवर्ड्स लूजिंग इट्स इलेक्ट्रॉन, एंड द वन व्हिच लूजेस इट्स इलेक्ट्रॉन इजीली will have
देखो यहाँ पे ध्यान दो, वॉन हाइबर साइकिल में ध्यान दो, देखो जो इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर देगा उसको, क्योंकि देखो आयनस एनर्जी यहाँ पे लगती है और नेट एनर्जी रिलीज होनी चाहिए आयनिक कंपाउंड फॉर्म होने के लिए, देखो यहाँ पे, ठीक है, नेट एनर्जी रिलीज होनी चाहिए आयनिक कंपाउंड फॉर्म होने के लिए, तो यार जो लगती है वो कम हो तो ठीक है, रिलीज होने वाला थोड़ा बढ़ सकता है ना। नेट प्रॉफिट आना चाहिए, तो अगर इन्वेस्टमेंट कम हो तो प्रॉफिट में भी थोड़ा बढ़ सकता है। प्रॉफिट आने के दो तरीके हैं नेट प्रॉफिट ज्यादा आने के, बिकॉज प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड ऑन इन्वेस्टमेंट। तो अगर कम इन्वेस्टमेंट पे 100 रुपए का प्रॉफिट, मान लो 10 रुपए इन्वेस्ट किया, 100 रुपए का प्रॉफिट आया, आपने 30 रुपए इन्वेस्ट किया और आपको 120 का प्रॉफिट आया, तो नेट डिफरेंस देख रहे हो, तो एक में आपको 90 का प्रॉफिट आया और एक में, मतलब प्रॉफिट बोल रहा हूँ, नेट सम आया, एक में आपको 90 का प्रॉफिट आ रहा है, राइट। तो परसेंटेज आप देखेंगे तो उसमें ज्यादा आ रहा है ना, जिसमें आपने 10 इन्वेस्ट करके 100 कमाया है। तो वही चीज यहाँ पे भी है कि आयनस एनर्जी लग रही है तो कम लगे तो बेटर है, ऐसा नहीं कि सिर्फ वही डिसाइड कर देगी पूरा आयनिक कंपाउंड को, लेकिन अगर सिर्फ वही है फैक्टर विच इज चेंजिंग इन द कंपाउंड, देन ऑफ कोर्स वो डिसाइड कर सकता है, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि सर इसका मतलब ये होगा क्या कि लिथियम प्लस के आयनिक कंपाउंड फॉर्म करने की टेंडेंसी सीजियम प्लस से कम होगी? मैंने बोलूंगा बिल्कुल सही। ये जो होगा डाउन द ग्रुप अगर हम जाएंगे तो साइज जो होगी या आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी, सिंपली लिखेंगे हम लोग, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होती है, मतलब नॉट फॉर द लिथियम प्लस बट फॉर द लिथियम टू लिथियम प्लस एंड फ्रॉम सीजियम टू सीजियम प्लस, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी अगर डिक्रीज होगी तो ऑब्वियसली टेंडेंसी टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड जो होगी, अच्छा मैंने क्या लिखा, टेंडेंसी टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। जितनी कम हो गया आयनाइजेशन एनर्जी उतने ज्यादा अच्छे से फॉर्म कर सकता है ना, तो इसका मतलब टेंडेंसी टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स यहां पे बढ़ेगा, ठीक है। बोलिए। यस सर। ठीक है, तो ये फैक्टर समझ में आया सबको, सबने लिख लिया? All right. So next factor is electron affinity. Now tell me, how does electron affinity affect the formation of an ionic compound? How do you think that it is going to affect formation of an ionic compound? सर एफिनिटी होती है कि कौन इलेक्ट्रॉन लेने के लिए ज्यादा इच्छुक है। अगर शब्दों, सिंपल शब्दों में कहा जाए तो which of those following elements available in the sample or in the comparison table, और जो भी आपको दिया गया क्वेश्चन, जो भी आपसे पूछने की कोशिश की जा रही है, उसमें हमें ये ऑब्जर्व करना है कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसमें इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा है। बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल आयनिक कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉर नॉन मेटल होगा ये तो, क्योंकि एक आयनिक कंपाउंड में आपने पढ़ा होगा कि एक मेटालिक पार्ट होता है और एक नॉन मेटालिक पार्ट होता है। तो मेटालिक पार्ट के लिए आयनेशन एनर्जी होती है, और क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और नॉन मेटालिक पार्ट इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो फॉर नॉन मेटालिक पार्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द फैक्टर। तो जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी वो अच्छे से बॉन्ड बनाएगा आयनिक, या जिसकी कम होगी वो? जिसकी ज्यादा होगी। बिल्कुल सही, जिसकी ज्यादा होगी, क्योंकि सर जिसकी ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी मतलब वो इलेक्ट्रॉन लेने की ज्यादा इच्छा रखता है, मींस इट इज मोर inclined toward accepting an electron, and hence it will accept an electron easily. So that's the reason why it will release more energy, तभी ये easily accept करेगा। और अगर एनर्जी रिलीज होती है तो पूरा बॉर्न हाइबर साइकिल कहता है कि अगर नेट एनर्जी रिलीज हो रही है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड में तो वो एग्जिस्ट करेगा, और अगर नहीं हो रही है या कम हो रही है तो वो इसकी एग्जिस्टेंस थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। तो टेंडेंसी टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड will be directly proportional to electron affinity. अब आप मुझे बताइए कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज्यादा होगी? फ्लोरीन ज्यादा अच्छे से आयनिक कंपाउंड बना सकता है या क्लोरीन? क्लोरीन। बिल्कुल सही, क्लोरीन। क्लोरीन, ठीक है, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा हो सकती है। चलो निदिदा आप बताओ, क्लोरीन ज्यादा अच्छे से बनाएगा या ब्रोमीन? चलो नवलीन आप बताओ। सर ब्रोमीन। ब्रोमीन नहीं नवलीन, यही तो, इसे तो मैंने पूछा था कि मुझे पता था तुम यही आंसर करोगी। मेरे को पता था कि नवलीन तो सॉरी ब्रोमीन तो सर नीचे होता है, तो क्लोरीन सर ने ऊपर वाले में लिखा है तो नीचे इसमें ब्रोमीन लिख दो, ऐसा नहीं होता है नवलीन।
आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड जो होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का या फिर ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, वो ट्रेंड थोड़ा ऑड होता है। फ्लोर सेकंड पीरियड थर्ड पीरियड वाले अचानक से ज्यादा हो जाते हैं, बाकी ट्रेंड नीचे डिक्रीज ही होता है। अगर आप बोलोगे तो डाउन द ग्रुप जो होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगी वो डिक्रीज होगी, ठीक है। तो बस ये ज्यादा हो जाता है फ्लोरीन से, तो मतलब सबसे ज्यादा क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, ऐसा। बट दैट्स अ डिफरेंट एस्पेक्ट, विल डिस्कस इट इन डिटेल लेटर ऑन, डोंट वरी अबाउट दैट। बट हाँ, ये हम बोल सकते हैं, ये जो फैक्टर है यहां तक तो हम सही बोल रहे हैं, बिल्कुल ये बात सही बोल रहे हैं हम लोग कि ये ऐसा होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जितनी ज्यादा होगी इजीली वो आयनिक कंपाउंड बना सकता है। ये सब चीजें ध्यान रखेंगे आप अपने दिमाग में। नेक्स्ट फैक्टर है लैटिस एनर्जी। आप बताइए मुझे, टेंडेंसी टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड लैटिस एनर्जी के प्रोपोर्शनल होगा या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बिल्कुल सही, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। क्यों सर? क्योंकि सर लैटिस एनर्जी तो यही तो है सबसे मेन जो यहाँ पे रिलीज हो रही है किसी आयनिक कंपाउंड को बनाने के लिए। बाकी सब तो मोस्टली रिक्वायर्ड ही है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को छोड़ दिया जाए तो। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक ऐसा जो कभी लगता है और कभी रिलीज होता है, मींस यही है जो मेन कंपनसेट कर रहा है बाकी सेट ऑफ एनर्जीज को। तो जितनी ज्यादा रिलीज होगी लैटिस एनर्जी उतना ज्यादा अच्छा आयनिक कंपाउंड बनेगा, उतना ज्यादा इजिली आयनिक कंपाउंड बनेगा। और जितनी लेट रिलीज होगी, सॉरी जितनी कम रिलीज होगी लैटिस एनर्जी उतना ही उसको फॉर्म करना डिफिकल्ट है। आप मुझे बताओ कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि दो अनायंस मतलब कैटायंस और अनायंस मिलकर लैटिस बनाने की कोशिश कर रहे हैं और वहां पे लैटिस एनर्जी लगती हो इंस्टेड ऑफ रिलीज होना? अगर आपसे कोई ऐसा बोले तो आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं। हो सकता है कि वो नेट कम हो लेकिन लैटिस एनर्जी हमेशा रिलीज होगी अगर वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पास आ रहे हैं लैटिस बनाने के लिए तो। और अगर उस लैटिस को ब्रेक कर रहे हैं तो वो रिक्वायर्ड होगी। रिलीज इसलिए होगी सर जब वो पास आएंगे क्योंकि कैटायंस और अनायंस कभी भी क्लोज आएंगे तो अट्रैक्शन होगा, और अट्रैक्शन में एनर्जी रिलीज ही होती है, चाहे वो कम ही हो, बहुत कम हो लेकिन वो रिलीज ही होगी। समझ रहे हैं आप इस बात को या नहीं समझ रहे हैं? यस सर। तो लैटिस एनर्जी विल ऑलवेज बी रिलीज्ड। तो ये एक फैक्टर होगा, और जितनी ज्यादा लैटिस एनर्जी होगी उतना ज्यादा होगा। लैटिस एनर्जी का फॉर्मूला अगर आपसे कोई पूछे तो आप सिंपली बोलोगे K Q1 इंटू Q2 अपॉन R। कल की क्लास में मैं डिटेल में लैटिस एनर्जी के बारे में भी डिस्कस कर दूंगा, लेकिन आज अभी आप इसे समझो। तो आप देखो लैटिस एनर्जी दो चीजों पर डिपेंड करेगी। R क्या है? रेडियस, मतलब डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स, मतलब साइज पे डिपेंड कर सकती है लैटिस एनर्जी। कि अगर साइज ऑफ आयंस इन्वॉल्व अगर बहुत ज्यादा है, दोनों के बीच में डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा तो लैटिस एनर्जी कम हो जाएगी। या फिर चार्ज अगर ज्यादा हुआ, Q1 Q2 चार्ज ज्यादा हुआ तो लैटिस एनर्जी बढ़ जाएगी। ये क्या है? चार्ज, मतलब पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं या नेगेटिव चार्ज की बात कर रहे हैं। तो साइज के इनवर्सली और चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लैटिस एनर्जी, ये ध्यान रखना। लैटिस एनर्जी क्या है? अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन कैटायंस एंड अनायंस। तो वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लैटिस एनर्जी और रेडियस के इनवर्सली। तो अगर चार्ज ज्यादा होगा तो मे बी लैटिस एनर्जी ज्यादा हो, या फिर रेडियस ज्यादा होगा तो लैटिस एनर्जी कम होगी, ठीक है। तो ये चीज मैंने बता दी, हालांकि इसको जब डिस्कस करूंगा कभी तो मैं बताऊंगा डिटेल में। अभी तो हम लोग फैक्टर देख रहे हैं कि आयनिक बॉन्डिंग को कौन अफेक्ट करेगा, हम लैटिस एनर्जी पे नहीं जा रहे हैं अभी। तो लैटिस एनर्जी के बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज है कुछ आयनिक कंपाउंड्स की, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए अपन इतना ही रखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में आप इसको पढ़ के आए, ये सारे एस्पेक्ट्स मैंने ऑलरेडी लिख दिए हैं। और आपके लिए क्वेश्चन ये है कि आप इन सारी चीजों को बॉर्न हाइबर साइकिल से आप मुझे एक्सप्लेन करके बताएंगे कि why AlCl3 is covalent but AlCl3 aqueous is ionic। मतलब AlCl3 एनहाइड्रस, मतलब सूखा AlCl3 जब बाहर हो तो वो कोवेलेंट कंपाउंड होता है, लेकिन वही AlCl3 जब पानी में चला जाता है तो वो एक आयनिक कंपाउंड हो जाता है। ऐसा क्यों? दिस इज द होमवर्क, this is something which you need to think on and then you need to answer me because this might be the reason for this. All right, so that will be it for today. Thank you very much. See you in the next class. Thank you sir. Thank you.